So dear student, once again welcome back to JEE Main Crash Course. So बच्चों, आज का जो थ्योरी डिवीजन सेशन है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे. दिस इज TRS 04. आज का जो चैप्टर है दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बच्चों क्या लगता है आपको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है इससे कितने क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है इससे जेईई मेन के अंदर एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है. फिक्स है, आता है या नहीं आता है कि एक क्वेश्चन शॉर्ट आएगा. तो आज हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से बच्चों. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट को. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि थ्योरी पार्ट में क्या आता है कि पॉलिनोमियल. सबसे पहले कि पॉलिनोमियल क्या होता है. हमने फंडामेंटल 1 के दौरान भी फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करी थी. पॉलिनोमियल को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पॉलिनोमियल जो होती है, इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होता है इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं. यहाँ पर कोफिशिएंट यदि रियल होंगे तो रियल पॉलिनोमियल हो जाएगा. लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो एक्स की जो पावर्स है वो कैसी होती है. एक्स की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए. मतलब एन जो है ना, एन होल नंबर होना चाहिए. मतलब अनरूट वगैरह के टर्म यदि किसी में आते हैं पॉलिनोमियल, जैसे कि √3x+2, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. है नहीं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, जल्दी बताओ मेरे को. P1x पॉलिनोमियल है क्या? देखो 3 टाइम्स √x+1, ये वाला तो पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 1 है. लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों. ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर होगी. सेकंड पार्ट जो आता है बच्चों, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है. अभी बेटा जो n डिग्री का पॉलिनोमियल था उसकी यदि डिग्री 2 कर दी जाए तो डिग्री 2 कर देंगे तो 2 डिग्री का टर्म रहेगा, 1 डिग्री का टर्म रह सकता है और कांस्टेंट रह सकता है. तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है ना, इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल. ठीक है, यदि हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है. बहुत सारे लोग इक्वेशन और पॉलिनोमियल में कंफ्यूज रहते हैं. कोई बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेगा तो आपको ये लिखना है fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c. कोई बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप ये बोलेंगे ax² प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है और ये पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए ताकि 2 डिग्री का टर्म अवेलेबल रहे. यदि a का वैल्यू 0 हो गया तो इक्वेशन 1 जो है वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि ये जो इक्वेशन होती है और जो आइडेंटिटी होती है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है. बेटा देखो क्या होता है कि इक्वेशन जो होती है वो फॉर सम और नो वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ट्रू होती है और जो आइडेंटिटी होती है वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है. एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी होती है बेटा, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1. होती है नहीं होती, जल्दी बताइए मेरे को. यस और नो में सभी बच्चे आंसर देंगे कि sin² x प्लस cos²x 1 ये बहुत फेमस आइडेंटिटी है. दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की आप इस दुनिया की कोई भी वैल्यू लेकर के आओ, ये हर जगह इक्वल है. तो यहाँ पर ये fx और ये 1, तो ये जो है ये इक्वेशन जो है ये मेरी कैसी है, आइडेंटिटी है, इक्वेशन नहीं है. लेकिन जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे sin x इक्वल टू हाफ, क्या ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है? नहीं, तो ये एक इक्वेशन है. बात समझ रही है. तो जैसे यहाँ पर मैं इसकी बात करूं, पहला टर्म है x+3 का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 6x+9 आपने फॉर्मूले को ही ओपन करके लिख दिया. मतलब x की आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे. मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी है. तो दूसरे केस में मैंने क्या किया, इसको सोल्व करो. इसको सोल्व करोगे तो ये आ रहा है 9 इक्वल टू 8, मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है. मतलब क्या हुआ कि x की इस दुनिया में कोई वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके लिए ट्रू हो, तो ये इक्वेशन है, मतलब आइडेंटिटी नहीं है. इक्वेशन के कोई भी रूट नहीं हो सकता, मतलब इक्वेशन जो होती है उसके कुछ रूट भी हो सकते हैं और नो रूट भी हो सकता है. तो ये जो इक्वेशन है इसके कोई भी रूट नहीं है. जैसे मैंने तीसरा केस लिया, इसके कितने इक्वेशन है, इसका -1 एक इसका एक रूट है बच्चों. आई होप बच्चों ये कहानी क्लियर हो गई होगी. अब बच्चों देखो, जो 2 डिग्री की इक्वेशन होगी उसके कितने रूट होंगे, 2 ही रूट होंगे.
टू डिग्री की इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होते हैं। अब वो दो रूट इमेजिनरी होते हैं या रियल होते हैं या कैसे होते हैं, या रियल में इक्वल होते हैं अनइक्वल होते हैं, वो सब कहानी आगे हम नेचर ऑफ रूट्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होते हैं। तो बेटा ये जो इक्वेशन है, यदि कुछ नहीं दिया, एबीसी के ऊपर कंडीशन नहीं डाली गई है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यदि ए का वैल्यू नॉन जीरो है तो हम बोलेंगे कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे। ये जो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होगी, यदि ए का वैल्यू जीरो है और बी का वैल्यू नॉन जीरो है तो हम बोलेंगे एक रूट होगा। भाई ये जो इक्वेशन आएगी इस केस में, ये बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। यदि ए बी जीरो हो गया और सी नॉन जीरो हो गया तो ये बोलेगा सी इक्वल टू जीरो, और वो से बोल रहा है सी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या आएगा, नो रूट। यदि एबीसी तीनों जीरो हो गए तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर एबीसी तीनों जीरो हो गए तो आइडेंटिटी कैसे हुई बेटा। बेटा देखो एबीसी जीरो हो गए तीनों, तो मेरी इक्वेशन ये बन रही है। अब आप इस दुनिया का एक्स, कोई भी एक्स यहाँ पे पुट कर दो, क्या सारे एक्स यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे सारे के सारे एक्स। मतलब क्या हुआ कि ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो रही है, तो आइडेंटिटी हो गई। तो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आप एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि x की यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x के लिए सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस वो एक आइडेंटिटी है, मतलब वो x की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करने वाली है। बच्चों इस बात का अपन ध्यान रख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि तीन से कैसे वेरीफाई करती है सर आपने, बेटा क्वाड्रेटिक के हमेशा दो से दो रूट हो सकते हैं, दो ही रूट होते हैं। अब दो से ज्यादा यदि रूट हो गए मतलब उसके इनफाइनाइट ही रूट होंगे। मतलब वहां पर यदि आपने दो से ज्यादा रूट प्रूव कर दिए किसी भी क्वाड्रेटिक के, इसका मतलब हो गया कि उसके जो कोफिशिएंट है एबीसी वो ऑलवेज जीरो होंगे। आपको और कुछ प्रूव करने की आवश्यकता वहां पर नहीं होती है। यहाँ पर आइडेंटिटी के ऊपर बच्चों जेई मेन में फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पर चांसेस है कि आइडेंटिटी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है आइडेंटिटी पे, वो कॉन्सेप्ट ये है कि क्वाड्रेटिक जो होती है वो आइडेंटिटी तब होती है यदि मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इन एक्स, तो मैं बोलूंगा कि क्वाड्रेटिक इन एक्स मतलब एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट टर्म है उनके जो कोफिशिएंट है वो कितने होंगे, जीरो होंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ, तब उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। यदि वो एक साथ जीरो नहीं है तो ये गारंटी नहीं है कि वो आइडेंटिटी होगी। तो बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कहानी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। 1 मिनट का टाइम आपके पास, 60 सेकेंड्स। Anyone who got the answer? सेकेंड पार्ट कीजिए जिनका फर्स्ट पार्ट आ गया है। क्या होगा बेटा, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आइडेंटिटी है, तो ये टर्म और ये टर्म जो एक्स के जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट, इनके जो कोफिशिएंट्स है ये जीरो होने चाहिए। तो ये जीरो होने चाहिए, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एंड ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये साइमल्टेनियसली जीरो होनी चाहिए। तो बेटा साइमल्टेनियसली सबको दिख रहा होगा कि a इक्वल टू टू पे तीनों टर्म जीरो है, a इक्वल टू टू जो है वो तीनों का कॉमन रूट है, तो आपका आंसर आएगा a इक्वल टू टू। क्वेश्चन चमका कि नहीं चमका, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या बोलना चाह रहा है वो हमसे, क्या कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार की है प्यारे बच्चों कि
डज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स, क्या कोई एक ऐसा रियल नंबर एक्स एग्जिस्ट करता है for which the above equation will be an identity in A, identity in A, अभी ये identity in X थी, ठीक है, तो identity in A मतलब quadratic in A बना ले पहले, तो quadratic in A बनाओगे तो बेटा A स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, A स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सेकेंड पार्ट का आंसर दे, A का कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा, A का माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ A है ही नहीं और यहाँ आएगा माइनस का 3, कांस्टेंट टर्म क्या होगी बेटा, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2। ये बात क्लियर हुई क्या बेटा, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन ए, पहले क्वाड्रेटिक किसमें थी, x में थी और a कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा था, तो ये कोफिशिएंट थे ये तीनों। अब क्या किया मैंने, कोफिशिएंट मेरे ये हो गए स्टार वाले, ये स्टार वाले कोफिशिएंट हो गए, बात समझ में आई क्या, ये ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये मेरा ए का कोफिशिएंट और ये मेरा पूरा कांस्टेंट टर्म, यदि यहां पर मैं क्वाड्रेटिक इन ए की बात करूंगा। अब बेटा ये जो है क्या ये आइडेंटिटी होगी, यदि ये आइडेंटिटी होगी तो ये तीनों वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। एक साथ क्या किसी रियल एक्स के लिए, देखो डज देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन आइडेंटिटी, कोई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो एक्स बिलोंग्स टू मतलब एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई भी एक्स ऐसा नहीं है, एक्स डज नॉट मतलब कोई नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, हम कहेंगे नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का इस दुनिया में कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये कहानी हमारी ट्रू हो रही हो। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो है ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि आइडेंटिटी के ऊपर किस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये कॉन्सेप्ट आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी। चलो एवरीवन देखो थोड़ी सी एनर्जी लेवल हमारा हाई कीजिए और अपने आप को मतलब बिल्कुल पुस्टअप होते हुए कि नहीं सर मेरे को ये चमक गई ये बातें, तो कमेंट करके बताइए हमें कि नहीं सर हमारे ये बातें चमक गई है। नया साल जो है इसके अंदर हम फोड़ करके रहेंगे जेई 2021 को, ठीक है, तो कमेंट करते रहिए। आगे की चलो बात करते हैं, आगे की बात कैसी है। नेक्स्ट पार्ट आता है प्यारे बच्चों कि जो क्वाड्रेटिक होती है उसके रूट्स एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, रूट्स और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो यहां पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और ये इसको सोल्व करने का फॉर्मूला होता है, इसको कुछ बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, कुछ बच्चे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, नोट करने वाली क्या बात है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर इसको ये फॉर्मूला तभी लगता है जब एबीसी रियल है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब हम इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करते हैं ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम वहां पर भी ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं यहाँ पर तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। बेटा जब हम इस फॉर्मूले का प्रूफ करते हैं तो हम कहीं पर भी ये नहीं बोलते कि एबीसी रियल होना चाहिए, मतलब ये कॉम्प्लेक्स के केस में भी अप्लीकेबल होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ये बात क्लियर है क्या, बस यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा z आ जाएगा, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल इफ कोफिशिएंट्स आर रियल और इफ कोफिशिएंट्स आर नॉन रियल एज वेल, ठीक है। चलो यहां पर बेटा जो अंडरूट के अंदर जो क्वांटिटी आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोला जाता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि आपके पास रूट्स हो कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट यदि अल्फा है तो फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा, इसी प्रकार से x माइनस बीटा भी फैक्टर होगा। कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए मैंने बाहर a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस रिलेशन को और इस रिलेशन को यदि मैं कंपेयर करूं तो सम ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक के रूट यदि अल्फा और बीटा है तो उनका जो सम ऑफ रूट होता है, सॉरी, सम ऑफ रूट होता है माइनस का b बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c बाई ए। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चों इसी में एक बात और आती है उसको भी देखते हैं कि जो मेरी इक्वेशन थी
मेरी इक्वेशन ये थी क्वाड्रेटिक, इसको यदि मैंने ए से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई ए, आपने इसको ए से डिवाइड कर दिया, तो ए से डिवाइड करने पर आपकी कहानी ये बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। अब आप क्या करो, इसको ऐसा ले सकते हो, अब माइनस बी बाई ए को आपने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। मतलब बेसिकली यदि आपको रूट्स पता होते हैं और इक्वेशन निकालनी होती है तो उसका ब्रह्मास्त्र ये होता है। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू जीरो। S is the sum of root and P is the product of the root। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है प्रॉब्लम को सोल्व करने का। ठीक है बच्चों, जैसे कोई आपने बोले कि रूट्स आपके 3 and 7 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। कोई बोले मेरे से कि रूट्स मेरे 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? इनका सम ऑफ रूट आ गया 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। क्लियर है बात? चमक गई बात? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो चलो बच्चों, सभी प्यारे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताएं कि क्या आंसर आएगा। इस टाइप के रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन के अंदर पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब ये जो पैटर्न है ना, मतलब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक रिवीजन मोड में यही एनालिसिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में आ सकते हैं, चांसेस है। तो यहाँ पर बेटा देखो, दो रिलेशनशिप गिवन है और आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हो। तो आपको अल्फा बीटा की, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों आप ऑब्जर्व करो कि ये दोनों रिलेशन सिमेट्रिकल है या नहीं। दोनों रिलेशन सिमेट्रिकल है तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या कि यदि ये एक्स के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स अल्फा बीटा होंगी। ये बात कितने बच्चों को चमकी कि भैया इस टाइप की एक इक्वेशन रही होगी जिसके रूट्स अल्फा बीटा रहे होंगे, तभी तो ये दो रिलेशन एस्टेब्लिश होंगे। भाई अल्फा यदि रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा एक रूट है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो यहां पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। तो मुझे आंसर दो। मुझे जो यदि इक्वेशन निकालनी होती है उसके अंदर हम ये काम करते हैं, वो इक्वेशन ये होती है। यहां पर s की वैल्यू होती है सम ऑफ द रूट। तो रूट मेरे क्या है? अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, ये मेरे रूट है। और मेरे जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो क्या है? अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, ये मेरे है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आप इनकी वैल्यू निकाल लो विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको अल्फा बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन मतलब इंडिविजुअल वैल्यू निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं अपन क्वालिटी को सोल्व करके, लेकिन वो अंडर रूट वगैरह के अंदर आएगी। इस कारण मैंने ये वाला मेथड अप्लाई किया है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, आप सम ऑफ द रूट निकालिए और मुझे फाइनल आंसर कमेंट करके बताइए कि सम ऑफ द रूट कितना आया। बेटा यहाँ पर क्या होता है, बहुत सी बार इस टाइप के रिलेशन की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज में लेता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। तो मेरी कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 25 में से 6 गए तो 19/3 ये आ गया बेटा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो बच्चों चेक करके बताइए कि आपका आंसर 3x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये आंसर आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। और ये जो क्वेश्चन है कोफिशिएंट और इसके अंदर जो रिलेशनशिप का जो क्वेश्चन है ये आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से कमेंट करके डाउट सेक्शन में पूछिए। क्लियर, चले चलो बच्चों एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कई बार क्या होता है जेई के अंदर यदि बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को चेक करने में क्वेश्चन बनाए जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हायर डिग्री पॉलिनोमियल को रिड्यूस करना, मतलब उसकी वैल्यू को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आजकल जो रिसेंट पैटर्न के जो क्वेश्चन है वैसे भी जेई मेन एनटीए बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है, एनटीए वाला जो मतलब इजी क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी हो सकती है। तो आप बताइए कि x की वैल्यू यदि ये हो इमेजनरी, रूट ऑफ -1 कितना होता है आयोटा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बच्चों फोड़ दो क्वेश्चन को। बताइए। तो बेटा क्या हम x की वैल्यू ये पुट करेंगे, नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 आयोटा, यहाँ पर एक रिलेशनशिप गिवन है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू माइनस का 25। तो यहां से क्या हुआ, आपके पास एक रिलेशनशिप आ गई कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 6x और 34 में से 2 गया तो 17, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 17। तो हायर डिग्री ऑफ x को लोअर डिग्री ऑफ x में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर देखो x इंटू 2x स्क्वायर, तो यहां पर 2x स्क्वायर की वैल्यू मैंने डाल दी 6x माइनस 17। तो हायर डिग्री को लोअर डिग्री में कन्वर्ट करो। हमेशा ये ध्यान रखो कि आपने क्यूबिक को हमें पता है कि 2 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर इस 2 डिग्री की वैल्यू मैंने रिप्लेस नहीं की है, मैं एक साथ रिप्लेस कर दूंगा, बार बार रिप्लेस करने से कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 8x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 72। आई होप सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा। एनीवन गॉट द आंसर, जल्दी बताइए, क्या किसी बच्चे का आंसर आ गया है तो क्या आया है जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप 8x स्क्वायर, तो 4 इंटू 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज 6x माइनस 17 माइनस का 24x प्लस 72। 24x से 24 गया तो माइनस का 68 प्लस का 72, तो दैट इज इक्वल टू 4। ये मेरा आंसर आ गया है प्यारे बच्चों। चमका कि नहीं चमका, जल्दी से बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। क्लियर।
तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बेटा देखो नेक्स्ट पार्ट जो आता है यहाँ पर वो आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चंस को क्विकली करने के लिए काम में आता है। लेट से क्या होता है कि यदि कोई क्वाड्रेटिक है, लेट से बोल दिया जाए कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो है अल्फा बीटा, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 अल्फा एंड 2 बीटा। मतलब जब चेंजेस इन रूट्स इज सिमेट्रिकल, मतलब अल्फा बीटा में जो चेंज किया, जो अल्फा के साथ किया वही बीटा में किया, जब रूट्स के अंदर जो चेंजेस होता है वो सिमेट्रिकल होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक है यदि इसकी रूट अल्फा बीटा है तो मैं क्या कहूंगा इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपका अल्फा एक रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। नई इक्वेशन में x का वैल्यू 2 अल्फा होगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई x/2। ये अल्फा और पुराना वाला अल्फा तो सेम है, x अलग अलग होंगे क्योंकि इक्वेशन अलग हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू x/2 आप पुट कर दो उस इक्वेशन में, ये आपका आंसर आ गया जिसके रूट्स होंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। जैसे कोई बोले कि आपकी इक्वेशन के रूट्स चाहिए आपको 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ये रूट चाहिए, तो सिमेट्रिकल रूट्स है, तो अपन क्या करेंगे नई इक्वेशन जो निकालेंगे x में उसका रूट ये होगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई x-1/2, तो ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a टाइम्स x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x-1/2 प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस प्रकार की कहानी हमारी बनती है जब हम ये क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। जैसे कोई आपसे बोले कि आपके रूट हो रूट अल्फा एंड रूट बीटा, तो रूट ले लिया गया, तो अगली इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होगी रूट अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर। डिग्री चेंज हो जाएगी, उसका ध्यान रखना बस, क्या हो जाएगी डिग्री हमारी चेंज हो जाएगी। एक काम करो आप इसको छोड़ो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटा x की वैल्यू कितनी होगी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस रूट एक्स। तो आप ये पुट करने के बजाय अल्फा स्क्वायर को x रख दो, अल्फा स्क्वायर क्या रख दो x, तो ये क्या बन जाएगा ax प्लस b टाइम्स प्लस माइनस रूट एक्स प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस टर्म को उधर ले जाएंगे, ax प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर x, इस प्रकार से मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? अब बेटा यदि रूट सिमेट्रिकल नहीं हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, फिर हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे कोई रूट हो आपके एक अल्फा और एक 1 ये हो, तो अपन क्या समझो अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, ऐसे समझो ये सिमेट्रिकल रूट्स नहीं है, तो मैं कहूंगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो उस केस में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जब हम निकालेंगे तो वहां पर हम क्वेश्चन को सोल्व करके बोल पाएंगे कि अच्छा जो पहला वाला मेथड पढ़ा था हमने कि किसी भी इक्वेशन के यदि रूट्स पता होते हैं तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, उस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताइए। क्लियर? चलिए आगे। बेटा बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज द थियरी ऑफ इक्वेशन। थियरी ऑफ इक्वेशन क्या कहता है कि 2 डिग्री तो ठीक है, यदि आपको हायर डिग्री इक्वेशन के साथ डील करना हो तो क्या कहानी होती है। तो हायर डिग्री इक्वेशन में बेटा जैसे कि मैं क्यूबिक की बात करूं तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये बच्चों मेरी एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन के बच्चों कितने रूट होते हैं? 3 रूट होते हैं। तो यहाँ पर बात होती है S1 होता है सम ऑफ रूट, रूट होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको लिखने के तरीके भी होते हैं उनको भी समझ लेना। समेशन अल्फा का मतलब होता है कि इस प्रकार के जितने भी टर्म है उन सबका सम, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस का बी बाई ए, मतलब एक जो डिग्री कम है उसका नेगेटिव और अपॉन ये, ठीक है। S2 होता है सम टेकन टू एट ए टाइम, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा।
इसको अपन लिखते हैं समेशन ऑफ अल्फा बीटा। तो इनको सारे रिप्रेजेंटेशन क्लियर होने चाहिए। ये अगला हो जाएगा प्लस सी बाई ए, जब कैलकुलेट करते हैं तो सी बाई ए के इक्वल आता है। S3 होता है, S3 बोलो सम टेकन 3 एट ए टाइम, तो तीनों को ले लेंगे तो एक ही टर्म आएगी, उसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी बोल सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट में कुछ आएगा नहीं, तो ये आएगा माइनस का डी बाई ए। तो ये क्या याद रखना है, S1 के अंदर नेगेटिव, S2 के अंदर पॉजिटिव, S3 के अंदर नेगेटिव, जो एक एक करके कोफिशिएंट डाउन करते जाओ और डिनोमिनेटर के अंदर कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म आता है। यदि मेरे पास n डिग्री की इक्वेशन हो, कितने डिग्री की, n डिग्री की, तो n डिग्री की इक्वेशन के कितने रूट होंगे, n रूट होंगे, तो उन सबका सम क्या होगा, माइनस ऑफ a1 अपॉन a नोट। दो दो का पेयर देखूं तो क्या होगा, a2 अपॉन a नोट। तीन तीन का पेयर देखूं तो वो क्या होगा, माइनस का a3 बाई ए नोट। अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n तक देखूं तो वो क्या होगा, मतलब -1 की पावर n, भाई चलता रहेगा। तो लास्ट में क्या था, -1 की पावर n, हमें नहीं पता n भाई नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। तो यहाँ पर अपन इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ टेकन टू एट ए टाइम। बेटा पहला पॉइंट तो क्लियर है कि किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी इक्वेशन का, सॉरी, अल्फा एक रूट है तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। दिस इज द फैक्टर थ्योरम। बेटा n डिग्री की यदि इक्वेशन है और उसके n से ज्यादा यदि डिस्टिंक्ट रूट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसके सारे कोफिशिएंट रियल है, इसकी इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट रियल है और एक रूट यदि इमेजिनरी आ जाता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का, तो सम ऑफ रूट S1 S2 S3 सबको रियल बनाने के लिए, क्योंकि कोफिशिएंट रियल है तो S1 S2 S3 सबके सब रियल होंगे, तो वहां पर उन सबको रियल बनाने के लिए दूसरा एक रूट, मतलब ये जो रूट है इसका एक कॉन्जुगेट पेयर में एक रूट होना चाहिए, दैट इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इसका एक कॉन्जुगेट पेयर में एक रूट होना चाहिए, दैट इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, एक बच्चों यदि ऑड डिग्री की इक्वेशन है, मेरे पास क्या है, ऑड डिग्री की इक्वेशन। ऑड डिग्री की इक्वेशन हो सकती है 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री। बेटा ऑड डिग्री और भी हो सकती है। ऑड डिग्री की इक्वेशन के कितने रियल रूट होंगे ये बताइए। जैसे सपोज मेरे पास 3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन के या तो 3 रियल रूट होंगे या फिर एक रियल और दो इमेजिनरी, दो इमेजिनरी। ये बात समझ में आई। इमेजिनरी रूट जो होंगे यदि कोफिशिएंट रियल है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में ही आते हैं। इमेजिनरी रूट किस में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इवन डिग्री के हमेशा इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उसके अंदर दो, मतलब तो दो इमेजिनरी होंगे। जैसे 5 डिग्री साथ समझो, 6 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके या तो 6 के 6 रियल रूट हो जाए, या फिर 4 रियल और 2 इमेजिनरी हो जाए, या 2 रियल और 4 इमेजिनरी, दो पेयर हो जाए कॉन्जुगेट के, या फिर 0 रियल और 3 पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स हो जाए कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, इस प्रकार की कहानी हो सकती है। ये तो हुई मेरी बात जब कोफिशिएंट रियल होते हैं। कोफिशिएंट रियल का एक सबसेट होता है कि कोफिशिएंट रैशनल हो जाए। जब कोफिशिएंट रैशनल होते हैं तो एक रूट यदि इरेशनल हो, इरेशनल रूट किस टाइप का होता है, a प्लस रूट बी या अल्फा प्लस रूट बीटा या p प्लस रूट क्यू टाइप का इरेशनल रूट होता है। तो उसका क्या होता है, यदि अल्फा प्लस रूट बीटा, यदि एक इमेजिनरी एक रूट है इरेशनल, तो उस इक्वेशन का जिसके कोफिशिएंट रियल है तो उसका अल्फा माइनस रूट बीटा भी एक दूसरा रूट होगा। मतलब जैसे इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं उसी प्रकार से ये भी पेयर में होते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन कब है, जब आपके कोफिशिएंट रैशनल हो, ताकि S1 S2 S3 सब रैशनल बन पाए बच्चों। ये बात क्लियर है क्या बच्चों। हम लोग जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं कि यदि अल्फा प्लस रूट, जैसे कि मैं बोल रहा था कि कोई इक्वेशन है, लेट्स से मैं कोई रैंडम डेटा ले रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि इसके आंसर क्या आएंगे। ठीक है, इस प्रकार की इक्वेशन कोफिशिएंट रेशनल है, मैं बोलूँ इसका एक रूट है 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 होना मैंडेटरी हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट यदि रेशनल है तो। और कोफिशिएंट यदि रियल है और मैं बोलूँ कि इसका एक रूट है वो है 1 प्लस आयोटा, तो चौथा रूट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। तो इस प्रकार की कहानी होना जरूरी है। कोफिशिएंट रियल है और रैशनल भी है। ठीक है,
ये बात क्लियर हुई? तो यहां से हमें ये कॉन्सेप्ट से क्या होता है, रूट्स आसानी से क्रैक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, 6 पॉइंट क्या कहता है कि यदि किसी फंक्शन का ए और बी पर वैल्यू अपोजिट इन साइन है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो उसका ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट होता है, मिनिमम एक रूट होता है, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर चला गया, बी पर पॉजिटिव ए पर नेगेटिव, तो एक दो तीन, तीन हो गए, तो मिनिमम एक रूट होता है, एटलीस्ट वन रियल रूट होता है, और उन दोनों के बीच में ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे हमेशा। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि दो रूट हो जाए, क्यों? नीचे चला गया तो वापस ऊपर आना ही आना होगा। कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पर कि सर ये जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो, इस कॉन्सेप्ट में मैं यदि ये कॉन्सेप्ट लगा देता कि जो आपने भी बताया कि यदि मेरा ग्राफ ऐसा हो जाता, तो ए पर नेगेटिव है वैल्यू, ऊपर गया मैं, फिर नीचे गया ही नहीं, मैं टच करके ऊपर आ गया, तो भी तो मेरी वैल्यू बी पे पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में तो मेरे दो ही रूट हुए। बटा यहाँ पर रूट दो है या ज्यादा है, बताओ मेरे को। ये जो ग्राफ है एफ एक्स का, यहाँ पर कितने रूट है? ऑड नंबर ऑफ रूट्स है या इवन नंबर ऑफ रूट्स है? जहां पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां पर रिपीटेड नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। कितने होते हैं? रिपीटेड। तो यहां पर भी तीन ही है बेटा, ये जो रूट है ना, ये रिपीटेड रूट है, समझ गया? तो हमेशा ऑड नंबर ऑफ रूट्स ही होते हैं। क्लियर? चलो, तो बच्चों ये वाला एक एग्जांपल है जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर बताइए क्या होगा, सोल्व कीजिए। क्या करेंगे बेटा? ये जो क्यूबिक है, क्या मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या इसको सिंप्लीफाई करना आसान है? दोनों ही काम बड़े मुश्किल है। तो देखो यहाँ पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इस क्यूबिक के रूट्स है अल्फा बीटा गामा। तो लेट से अल्फा इसका एक रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब मैं वो इक्वेशन निकालना चाहता हूं जिसके रूट्स ये हो, वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा, एंड वन प्लस गामा अपॉन वन प्लस वन माइनस गामा। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दीस। क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन यही तो होता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, उसका इनडायरेक्टली यूज आता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे ये करना है कि बेटा कि मुझे वो इक्वेशन निकालनी है जिनकी रूट्स ये हो, वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा, एंड वन प्लस गामा अपॉन वन माइनस गामा। यदि मेरे ये रूट्स होंगे तो मुझे वो वाली इक्वेशन निकालनी है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा कि x की जो वैल्यू है वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, ठीक है,
एक्स की ये वैल्यू है नई इक्वेशन में, भाई सिमेट्रिकल है, चेंजेस इन रूट इज सिमेट्रिकल, अल्फा की जगह ये हो गया, बीटा की जगह ये हो गया, गामा की जगह ये हो गया। तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालूंगा। तो अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दूं, एक्स माइनस वन, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, अपॉन एक्स प्लस वन, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हुआ 2 अल्फा, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया तो कितना हो गया 2, तो अल्फा आ गया। अल्फा की ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं मैं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन प्यारे बच्चों आई या नहीं आई? इस इक्वेशन के ये तीनों रूट होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स माइनस वन का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल क्यूब इक्वल टू जीरो। बच्चों क्या आपको ये पूरी इक्वेशन चाहिए या फिर इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट चाहिए? क्वेश्चन में देखो, ये जो नई इक्वेशन आई उसका आपको क्या चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए। जो ये जो नई इक्वेशन आई है इसका आपको क्या चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए। क्या चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए। इस इक्वेशन के आपको सम ऑफ रूट की आवश्यकता है और किसी वैल्यू की आपको जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ये बात क्लियर है? तो ये जो नई इक्वेशन आई है इसकी हमें सम ऑफ रूट की आवश्यकता है। ठीक है, यदि आपको इस इक्वेशन की सम ऑफ रूट की आवश्यकता है केवल, तो अपन इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सम ऑफ रूट की आवश्यकता है तो आपको केवल एक तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की जरूरत है। तो एक एक्स क्यूब यहां से आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का एक्स क्यूब, तो ओवरऑल माइनस का एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अब मेरा इंटरेस्ट है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बताइए आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। तो वहां से देखोगे तो आई थिंक ए स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये x यहां पर x वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2x से x होगा तो 2x स्क्वायर बनाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इससे होगा तो माइनस का x स्क्वायर, तो बन जाएगा प्लस का x स्क्वायर। यहां पर मैं x स्क्वायर कोफिशिएंट देखूं तो 3 आएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव की वजह से माइनस का 3x स्क्वायर। फिर आगे कुछ कांस्टेंट x भी आएगा, फिर कांस्टेंट भी आएगा, वो अपने को नहीं पता, उसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा। तो बेटा मैंने देखो क्या कर दिया कि इनको सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 8, माइनस का 7 था तो ये हो गया प्लस का 7 एक्स स्क्वायर, समथिंग इंटू एक्स, समथिंग जो भी आ रहा था इक्वल टू जीरो। तो इसका जो सम ऑफ रूट होगा, इसका सम ऑफ रूट्स वो क्या होगा, माइनस का बी बाई ए के इक्वल होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों, -7, तो ऑप्शन सी। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसका एप्लीकेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएं सभी प्यारे बच्चे, कि हम जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो पार्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की हेल्प से क्वेश्चंस के अंदर हायर डिग्री इक्वेशन के अंदर अप्लाई कर सकते। चमक गई बातें? आंसर आया था किसी का -7? एनीवन हु गॉट द आंसर करेक्टली, टाइप यस। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, देन विल प्रोसीड फर्दर। ये बहुत ही एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है, जस्ट मैं आपको रिव्यू करवाने के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने। जस्ट इस कॉन्सेप्ट का रिव्यू करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट का रिव्यू क्या कहता है बेटा, बड़ा सिंपल सा रिव्यू है कि ये जो क्यूबिक है, ये क्यूबिक है इक्वल टू डी, इसके रूट्स यदि अल्फा बीटा गामा है तो इस क्यूबिक के रूट्स क्या होंगे। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दिस क्वेश्चन इज ऑफ द 10 सेकेंड, केवल 10 सेकेंड है बेटा। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं अभी। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और ये पूरे 10 सेकेंड्स। एनीवन हु गॉट द आंसर द 10 सेकेंड्स? ये क्यूबिक है, इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा। यदि ये क्यूबिक है, मतलब ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं मैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो एक ही लाइन में खत्म है क्वेश्चन। तो इसके फैक्टर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा होंगे, क्योंकि इस क्यूबिक के रूट अल्फा बीटा गामा है और बाहर 1 आएगा। बाहर 1 क्यों आएगा? बिकॉज इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो बाहर कंपेयर कर दिया। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब d को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया राइट हैंड साइड में, तो प्लस d इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये कहानी बनी या नहीं बनी? और आप ऐसा लिख पा रहे हो तो आप ये कह पाओगे कि x माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। ये जो क्यूबिक है इसके रूट्स मेरे ए बी सी के इक्वल हैं। यदि इस क्यूबिक के रूट्स मेरे ए बी सी के इक्वल नहीं होते तो मैं इसको x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी इस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता था। चमका कि नहीं चमका? क्लियर? तो ये जो फैक्टराइजेशन का फॉर्मेट है इसको समझना है हमें। बेटा नेक्स्ट पार्ट आता है आपका नेचर ऑफ रूट्स, कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो d यदि 0 हो जाता है तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ही के इक्वल आएगी, और दोनों रूट यदि इक्वल हो जाते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन होता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बेसिकली x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो रूट्स इक्वल आएंगे बेटा। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि हम परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं तो मतलब उसका d 0 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक को, जैसे सपोज ये पूछ लिया जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक को, लेट्स से कि ये है, इसको यदि आप एक लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर लिख पा रहे हो मतलब आपको इसका डी 0 करना है, मतलब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स रहे होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि डी 0 नहीं हो, तो डी 0 नहीं हो तो प्लस माइनस करके दो वैल्यू आएंगी, तो अपने पास रूट्स आएंगे और दो अनइक्वल रूट्स आएंगे। अब वो रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे वो आगे की कहानी पे डिपेंड करते हैं बेटा। अब मैं बात करता हूं, अभी तक मैंने कोफिशिएंट के बारे में बात नहीं करी थी। यहाँ पर बच्चों कोफिशिएंट यदि रियल होते तो रूट्स रियल होते, और कोफिशिएंट इमेजिनरी होते तो रूट्स के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर पाते। कोफिशिएंट रियल और डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल होते हैं, कोफिशिएंट रियल और डी नेगेटिव होता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं और वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो वो आयोटा की टर्म आ जाएगी और कॉन्जुगेट पेयर के अंदर रूट्स होंगे। लेकिन ध्यान रहे इन दोनों ही केसेस में एबीसी को रियल होना जरूरी है। अब इसके और केसेस आते हैं कि चलो कोफिशिएंट रियल थे तब तो, और डी पॉजिटिव था तब तो रूट्स आपने रियल बोल दिए, डिस्टिंक्ट भी बोल दिए, डिस्टिंक्ट तो यही हो गए थे। अब यदि इनके सबसेट की बात करें कि कोफिशिएंट रैशनल हो जाए और डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर हो जाए तो मेरे जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। और यहाँ पर मैं बात करूं कि कोफिशिएंट मेरे रैशनल है लेकिन डी एक रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स मेरे इरेशनल होते हैं। इस टाइप के इरेशनल रूट अकर करेंगे पेयर में। रैशनल रूट का भी सबसेट होता है इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट की कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो, बी और सी इंटीजर हो और डी एक इंटीजर का स्क्वायर। डी क्या हो?
डी एक इंटीजर का स्क्वायर हो तो मैं बोलूंगा कि मेरे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इंटीग्रल रूट्स हैं। मेरे जो रूट्स होंगे वो इंटीग्रल रूट्स होंगे बेटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओवरऑल देखो हमें क्या बोलना है बच्चों, मुझे बताओ किसी क्वांटिटी के यदि मैं बोलूं कि रूट्स रियल एंड इक्वल है तो क्या होगा, डी जीरो होगा और उसके कोफिशिएंट रियल होने चाहिए। यदि मैं बोलूं किसी क्वांटिटी के रूट्स इक्वल है तो डी जीरो कर दिया। क्या डी जीरो करने से ये हो जाता है कि रूट्स इक्वल है? हाँ हो जाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि रूट्स रियल होंगे और या इमेजिनरी होंगे, वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करते हैं। डी पॉजिटिव कोफिशिएंट रियल, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी नेगेटिव कोफिशिएंट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी एंड occur in conjugate pair. ABC rational, D perfect square, तो roots are rational. ABC rational, D is not a perfect square of rational number, तो roots are irrational. A equal to 1, BC integer and D is a perfect square of integer, then the roots are integral roots. ये बेटा कहानी होती है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या होगा आंसर? बेटा देखो, इमेजिनरी रियल इन सब के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, डिस्क्रिमिनेंट की बात करनी होगी। तो यदि मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। मेरे पास एक रिलेशन है, तो यार इसको ऐसा करने के बजाय मैं ये बोल दूं कि इसका एक रूट 2 है, इसका एक रूट 2 है, इसका एक रूट 2 है। ये कितने लोगों को चमक गया? किसका एक रूट 2 है? 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, देखो ये रिलेशन है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 एक रियल रूट है, कोफिशिएंट रियल है। एक रियल रूट आ गया तो दूसरा इमेजिनरी हो नहीं सकता, तो सेकंड भी रियल होगा, तो बोथ रूट्स आर रियल। खत्म क्वेश्चन। रियल रूट्स। चमका कि नहीं चमका? क्वेश्चन में क्लैरिटी आई कि नहीं आई कि एक रूट यदि 2 है तो मतलब ऑब्जर्वेशन से कर डाला हमने कि एक रूट 2 है तो दूसरा रूट भी रियल होगा, कोफिशिएंट रियल है। तो यदि यहाँ पर कोफिशिएंट रियल नहीं दिए हुए रहते और एक रूट 2 आ जाता तो दूसरा रूट इमेजिनरी भी हो सकता था, रियल भी हो सकता था। जैसे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0, माइनस कर लो यहाँ पे। तो इस इक्वेशन का एक रूट है 2 और एक रूट है 2 आयोटा, एक रियल है एक इमेजिनरी है। तो जब कोफिशिएंट इमेजिनरी होते हैं ना तब हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन कोफिशिएंट यदि रियल है तो रूट्स यदि एक रियल है तो दूसरे को रियल होना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट रियल होते हैं तो कॉन्जुगेट जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। इसके बाद बच्चों आता है ग्राफ। ग्राफ बेटा क्वाड्रेटिक का बहुत सिंपल सी बात है, या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या डाउनवर्ड पैराबोला होता है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले वर्टेक्स निकालो। वर्टेक्स क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक्स स्क्वायर पर bx प्लस सी का डिफरेंशिएशन x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर होता है। x की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में माइनस बी बाई 2a, हम इक्वेशन का नहीं एक्सप्रेशन का ग्राफ निकालते, इस बात को समझ लेना। आप हमेशा इस एक्सप्रेशन का ग्राफ निकाल रहे हो, आप इक्वेशन का इक्वल टू 0 का ग्राफ नहीं प्लॉट करते हो, एक्सप्रेशन का पोलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करते हो। तो यहाँ पर बेटा मेरे पास क्या आ गया? वर्टेक्स आ गया, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ये मेरा वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स को लोकेट कर दो, चाहो तो देखो ग्राफ ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कट भी कर सकता है, ठीक है ना, वो बहुत सारी पोजीशंस होती है। वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो इसके अंदर वाई की वैल्यू कितनी आएगी? मतलब बेटा ग्राफ आपका किसका था? ये इसका था ना, तो 0 डालोगे तो सी आएगी, तो 0 कॉमा सी। अब सी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। और जहां पर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेंगे वो एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। अब जरूरी नहीं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को हमेशा कट करे, तो रियल रूट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है।
तो बेटा ग्राफ के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं रेंज की। यदि ए पॉजिटिव हुआ और एक्स के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, याद करो हमने रेंज फंक्शंस के अंदर भी पढ़ी थी। रेंज क्या होती है? रेंज इज द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। वाई की वैल्यूज का जो कलेक्शन होता है उसको हम बेटा हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप बेटा देखो कि यहाँ पर मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का डी बाई फोर है यदि अपवर्ड पैराबोला है तो माइनस डी बाई फोर से इन्फिनिटी तक मेरी रेंज हो गई। यदि डाउनवर्ड पैराबोला है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस का डी बाई फोर है, ये रेंज हो गई। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि माइनस डी बाई फोर जो वैल्यू आ रही है वो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर आती है। रेंज के अंदर वाई की वैल्यूज आती है। ये जो हुई तब जब एक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। एक्स के ऊपर कंडीशन का मतलब क्या है कि एक्स जो है मेरा, जैसे कि ये ग्राफ है, तो एक्स इज फ्री टू टेक एनी रियल वैल्यूज। लेकिन अब क्या होता है, अपन सपोज ये वर्टेक्स है, मैंने एक्स के ऊपर कंडीशन डाल दी कि एक्स यहीं से यहीं तक ही होगा, तो मेरा यही ग्राफ होगा। तो मुझे इसी ग्राफ में चेक करनी रहती है कि वैल्यूज क्या क्या आएंगी। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपका जो वर्टेक्स है वो आपके उस इंटरवल में है या नहीं। सपोज आपका इंटरवल ये होता तो आपका ग्राफ यही होता, तो आपकी रेंज यहां से लेकर के यहां तक आ जाती। इस ग्राफ में रेंज क्या होगी, वर्टेक्स की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगी। तो ओवरऑल वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे इनपुट के अंदर है या नहीं। तो लेट्स से यदि एक्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब क्या हुआ कि एक्स की जो वैल्यूज है वो यहां से लेकर के यहीं तक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो वर्टेक्स, या तो क्या करो आप ग्राफ बना लो और ग्राफ बना करके लोकेट कर लो, मिनिमम से मैक्सिमम आंसर दे दो। यदि आप ग्राफ नहीं बनाना चाहते तो आपको दो चीजें चेक करनी होती है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट उस डोमेन के अंदर है या नहीं जिसमें अंदर ग्राफ दिया हुआ है। यदि वो उसके अंदर नहीं है तो आप क्या करो, x1 और x2 दो वैल्यू थी, तो x1 x2 पर वैल्यू निकालो, उन दोनों में जो मिनिमम है वहां से लेकर के उन दोनों में जो मैक्सिमम है वहां तक आपकी रेंज होगी। यदि वो पॉइंट यदि आपका उस इंटरवल के अंदर आ रहा है, बट माइनस बी बाई टू ए x1 से x2 के बीच में आ रहा है, तो रेंज के अंदर इसका भी रोल हो सकता है, जरूरी है नहीं है कि हो सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए, फंक्शन की इस पर वैल्यू, या फिर इसी वैल्यू को हम माइनस डी बाई फोर ए भी बोलते हैं। तो आप एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू माइनस डी बाई फोर ए, इन तीनों में कंपेयर करो, जो मिनिमम है वहां से लेकर के इन तीनों में जो मैक्सिमम है वहां तक आपकी रेंज होती है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों देखो यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट, साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या कहता है कि जो ग्राफ होता है उसकी किसी भी वैल्यू पर, एक्स नोट पर जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी एफ ऑफ एक्स नोट। एक्स नोट पर वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स नोट के इक्वल होती है। तो इसके बेसिस पर मेरा जो ग्राफ होता है, टोटल 6 ग्राफ पॉसिबल है। कौन से, कि भाई ग्राफ ये हुआ तो बेटा इसकी क्या कंक्लूजन, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, दो जगह कट करेगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। माइनस 50 से अल्फा तक पॉजिटिव, आगे भी पॉजिटिव। क्या ऑलवेज पॉजिटिव है? नहीं, इस इंटरवल में नेगेटिव। क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? क्या सेकंड ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव है? नहीं, एक पॉइंट पर सेकंड ग्राफ भी जीरो हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, क्या थर्ड वाला ग्राफ पॉजिटिव है? हाँ, थर्ड वाला ग्राफ पॉजिटिव है। तो थर्ड वाला ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव है। कहीं पर ये आ जाता है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब उसका ग्राफ ऐसा होगा। और ऐसा ग्राफ होने की क्या कंडीशन होती है, ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव कंडीशन होती है एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होने की। सपोज बेटा कोई आपसे बोले कि के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, की कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो, मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपका ऐसा होना चाहिए। ऐसा ग्राफ होने की क्या कंडीशन हुई कि इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो एंड इसका डी नेगेटिव हो। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। तो बेटा यहां से सोल्व करोगे तो क्या आ गया, के इज ग्रेटर देन फोर बाई थ्री। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो आपकी के की वैल्यू आ गई फोर बाई थ्री से लेकर के इन्फिनिटी। समझ में आया? तो यहां पर हमें ये तीसरा जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में ध्यान रखना है। सिमेट्रिकली तीन डाउनवर्ड केसेस बनते हैं बेटा, सिमेट्रिकली तीन डाउनवर्ड केसेस बनेंगे। एक ये वाला केस बनेगा, एक ये वाला केस बनेगा, और एक कंप्लीटली बिलो ग्राफ बनेगा। तो कंप्लीटली बिलो के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ए नेगेटिव एंड डी नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है पॉइंट? चलो, ये वाला क्वेश्चन बच्चों सोल्व करके बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से सोल्व कीजिए।
गया। बेटा ए पर कंडीशन बतानी है जिसके लिए दोनों इक्वेशन रूट्स जो है वो रियल एंड अनइक्वल हो। कई बार क्वेश्चन के अंदर देखो ये जो छोटी सी कंडीशन आती है ना ऐसे लिखी हुई, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये जो कंडीशन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन लेने के पीछे रीजन भी यही है कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो। रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो मतलब डी ग्रेटर देन 0 हो, और साथ में ये जो कंडीशन है ये साथ में एक्स्ट्रा में फ्री आएगी, लटकती हुई। जैसे श्रीलंका इंडिया के साथ लटका हुआ है वैसे ही ये डी ग्रेटर देन 0 के साथ लटका हुआ रहेगा। जो बच्चे इस कंडीशन को नहीं लगाते हैं उनके आंसर सही नहीं आते हैं। 4AC is greater than 0 for all values of B belongs to R। अब बेटा देखो B की हर रियल वैल्यू के लिए तो B के अंदर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस B का कोफिशिएंट यहाँ कितना आएगा 2A, और यहाँ पर B का कोफिशिएंट कितना आएगा +4, तो वो हो जाएगा -4। कांस्टेंट टर्म हो जाएगा A स्क्वायर -4 +4A। This is greater than 0 for all values of B belongs to R। कि ये जो क्वाड्रेटिक है दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ B belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये मेरी B एक्सिस है, समझे। अब x की जगह B में समझो आप, जैसे बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक इन x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x belongs to R, तो यहाँ क्या आ गई क्वाड्रेटिक इन B ग्रेटर देन 0। तो B एक्सिस है तो B स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है, तो इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा ग्राफ होने के लिए एक्सिस बी स्क्वायर कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव आ गया, तो इसका जो डी है ना, अब ये जो क्वाड्रेटिक बनी इसका डी नेगेटिव होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव, ए मतलब इसके बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब बी स्क्वायर दैट इज 2a - 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac a square plus 4a minus 4 this is less than 0। यहां से सोल्व करके आपके पास एक ही डेटा सेट आ जाएगा। 4a स्क्वायर, 4 से तो 4 उड़ा दो, a - 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4a - 4 लेस देन 0। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, माइनस का 4 है तो माइनस का 8 है, 4 + 4 8 लेस देन 0। तो आई थिंक a इज ग्रेटर देन 1, ये मेरा आंसर आया। चमका। तो यहां पर क्या होता है कि जो साथ में जो सप्लीमेंट्री कंडीशन है ना, इन कंडीशंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है क्वेश्चंस में। मतलब ये क्वेश्चन आए या नहीं आए जेई के अंदर, लेकिन ये जो कंडीशंस आती है ना इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इनको नेग्लेक्ट करने से हमारे क्वेश्चंस कई बार अधूरे रह जाते हैं और आगे जाकर के हम सोचते रहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चमक गई बात। अब देखो इसका ही जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर शुरुआत में ही क्या होगा, रूट्स इमेजिनरी, तो आएगा डी लेस देन 0। जो कहानी करी, कहानी को मतलब सोल्व करने पे डी लेस देन 0 यही बनेगा, क्वाड्रेटिक इन बी बनेगा, ये बनेगा। सभी प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि ये जो क्वाड्रेटिक इन बी है, क्या बी की हर रियल वैल्यू के लिए नेगेटिव हो सकती है क्या? क्या ये बी के हर रियल वैल्यू के लिए नेगेटिव हो सकती है क्या? ऐसे क्या इसका ग्राफ ऐसा पॉसिबल है क्या? यस और नो में आंसर दें। क्या ये जो क्वाड्रेटिक है ये यदि मेरी बी एक्सिस है तो क्या इसका ग्राफ ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ तो हमेशा अपवर्ड होगा, ज्यादा ज्यादा ऐसा हो सकता है कुछ जगह, लेकिन हर वैल्यू के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा, तो ए बिलोंग्स टू 5। ए बिलोंग्स टू 5 मेरा आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, चमक गया क्वेश्चन। तो ये साइन और नेचर ऑफ रूट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमें आना चाहिए बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है लोकेशन ऑफ रूट्स का।
देखो बेटा, लोकेशन ऑफ रूट से काफी सारे बच्चे घबराते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नाम से ही क्लियर है कि ये जो पार्ट है ये क्या इंडिकेट करता है कि रूट्स की लोकेशन क्या है। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इंडेक्स मतलब एक्स की वैल्यूज, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यूज है वो कहाँ पर लाई करेंगी, मतलब जो रूट्स होंगे वो किसी नंबर के रेस्पेक्ट में आगे होंगे या पीछे होंगे, यही बात करता है। तो नंबर के रेस्पेक्ट में तो दो बातें होती हैं, एक नंबर के रेस्पेक्ट में या दो नंबर के रेस्पेक्ट में। एक नंबर के रेस्पेक्ट में क्या बात करता है कि भैया कि दोनों के दोनों रूट किसी नंबर से बड़े हो जाएं, दोनों के दोनों रूट किसी नंबर से छोटे हो जाएं, एक रूट उस नंबर से बड़ा और एक नंबर उस रूट से छोटा। तो यहाँ पर बच्चों ये तीन कंडीशन एक नंबर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कंडीशन है वो आपको याद रखनी है कि यदि दोनों के दोनों रूट यदि मेरे एक्स नोट से बड़े हो, मतलब ग्राफ मेरा इस तरीके का होगा, तो ऐसा ग्राफ होने के लिए एक तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्स नोट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नोट से बड़ा होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती है, साइमल्टेनियसली, तो ही हम बोल पाएंगे कि मेरे दोनों के दोनों रूट इस नंबर से एक्स नोट से बड़े हैं। यदि ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो वो ग्राफ वैसा नहीं होगा और वो कंडीशन नहीं आएगी। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब बेटा बोले कि दोनों नंबर छोटे हो, तो छोटे हो तो ये कहानी होगी, तो इसके लिए भी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन 0। देखो एक्स नॉट पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो अब एक्स नोट से छोटा होगा। ये जो कहानी मैंने बात करी ये ए पॉजिटिव वाले ग्राफ के बारे में बात करी है। ए नेगेटिव के ग्राफ के लिए भी ऐसी कंडीशन डिराइव की जा सकती है। अब बात आती है कि मेरा एक्स नोट जो रूट से मेरे एक्स नोट से इधर हो इधर हो। अब देखो बेटा, इसकी जो ओवरऑल कंडीशन होती है थर्ड पॉइंट की, वो ए इंटू एफ ऑफ एक्स नोट लेस देन 0 होती है। देखो यहाँ पर ए पॉजिटिव था तो एक्स नोट पर वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या डी पॉजिटिव करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है क्या? मैं बोलता हूँ नहीं है। क्यों? ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा ही जाएगा, और आपने एक्स नोट पर वैल्यू नेगेटिव कर दी तो ग्राफ ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो नीचे क्रॉस करेगा ही करेगा, तो एक रूट आगे और एक रूट पीछे। यदि लेट से आपका ए नेगेटिव है तो आप क्या करो, एक्स नोट पर वैल्यू पॉजिटिव कर दो, एक्स नॉट पर वैल्यू क्या कर दो पॉजिटिव, तो एक पीछे होगा एक नीचे होगा, क्योंकि ए नेगेटिव तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन 0 ये सफिशिएंट कंडीशन है यदि आपका एक रूट किसी रियल नंबर एक्स नॉट से बड़ा है और एक रूट एक्स नॉट से छोटा है। तो बच्चों ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन कंडीशन क्लियर और नॉट, टाइप क्लियर, यदि आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन क्लियर हो चुकी है तो। ठीक, चल अब बेटा बात आती है दो नंबर के रेस्पेक्ट में। जैसे कि मेरे पास दो नंबर है, एक x1 और एक x2, दोनों रूट मेरे इस इंटरवल में लाई करें, x1 x2 के बीच में लाई करें। एक बोलता है कि एक रूट x1 x2 के बीच में एक रूट बाहर हो, और या फिर ये बोल सकता है कि दोनों रूट ही x1 x2 से बाहर हो। तो फोर्थ पॉइंट यही है कि मेरे के दोनों रूट x1 और x2 के बीच में है, मतलब दोनों के दोनों। तो इसके लिए कंडीशन होती है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 पर पॉजिटिव, x2 पर पॉजिटिव, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट x1 x2 के बीच में। ये चारों कंडीशन जब होल्ड करती है साइमल्टेनियसली तभी ऐसा होगा, बाकी केसेस में आप ग्राफ बना के देख पाएंगे कि ऐसा नहीं होता है। और यदि एक रूट x1 x2 के बीच में हो, एक रूट x1 x2 के बीच में, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, या तो उसका ग्राफ ऐसा होगा या फिर उसका ग्राफ ऐसा होगा, एक रूट यदि x1 x2 के बीच में हो। तो इसकी कंडीशन होती है एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तो याद कीजिए थियरी ऑफ इक्वेशन में, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट सेम है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ पर आपको देखो बेटा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोई भी पैरामीटर इन्वॉल्व कर देगा। लेट से आपके पास ये वाला पैरामीटर इन्वॉल्व कर दिया के का, और बोल दिया ये इक्वेशन है, बोल दिया इस इक्वेशन के दोनों रूट यदि 2 से बड़े हैं तो के की वैल्यू बताओ। तो वो कंडीशंस आपको याद रखनी है, दोनों रूट 2 से छोटे हैं तो के की वैल्यू बताओ। यदि इसका एक रूट 2 से बड़ा है एक रूट 2 से छोटा है तो के की वैल्यू बताओ। इसके दोनों के दोनों रूट 1 से 2 के बीच में है तो के की वैल्यू बताओ। इसका
एग्जैक्टली एक रूट 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो के की वैल्यू बताओ। तो इस प्रकार से आपको ये केवल कंडीशंस अप्लाई करनी होती है। वैसे लोग बोलते हैं कि लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन सबसे आसान होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये चेक करो कि ये जो 5 केसेस है इनमें से कौन सा केस है। अब उस केस की कौन कौन सी कंडीशन होती है उनको लगा दो, उनका इंटरसेक्शन ले लो। कुछ नहीं करना आपको, केवल पहला टास्क होता है कि इक्वेशन के अंदर लोकेशन मतलब रूट्स की मतलब इंटरवल तो नहीं दिए रूट्स वगैरह के, कहीं बात तो नहीं कर रहा कि बड़ा है या छोटा है या इस इंटरवल में लाई करते हैं या एक बड़ा एक छोटा, इस प्रकार की यदि लैंग्वेज है मतलब लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। फिर क्या चेक करो कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इनमें से कौन सा केस है, दूसरा केस। फिर तीसरा, उस कंडीशन की सारी जो मतलब उस केस की सारी कंडीशंस अप्लाई कर दो और जितनी भी कंडीशंस आप अप्लाई करो उनका इंटरसेक्शन ले लो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है लोकेशन ऑफ रूट्स का। इसके बाद बच्चों आती है कहानी कॉमन रूट्स की। कॉमन रूट के अंदर बेटा बात आती है कि दो क्वाड्रेटिक है। अब दो क्वाड्रेटिक के अंदर हर क्वाड्रेटिक के दो दो रूट होते हैं। यदि दोनों रूट कॉमन हो गए तो वो एक तरीके से इक्वेशन ही सेम बन गई या प्रोपोर्शनेट हो गई। तो वहां पर क्या होता है कि कोफिशिएंट को प्रोपोर्शनेट कर दो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जैसे मैं बोलूं बेटा कि एक इक्वेशन है x² + 4x + 7 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है आपकी ax² + bx + c इक्वल टू 0। यहां पर आपको बोला गया कि abc रियल नंबर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ए कॉमन रूट, दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। क्वेश्चन में मैंने एक ही कॉमन रूट दिया है, ए कॉमन रूट। तो यहां पर आपको चेक करना होता है कि इक्वेशन के रूट्स किस तरीके के हैं। एक इक्वेशन देखो, जो पहली इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे बेटा, इमेजिनरी। कोफिशिएंट रियल है तो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। तो एक रूट यदि अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब इसमें से कोई कॉमन होगा, माना अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉमन है तो ऑटोमेटिकली अल्फा माइनस आयोटा बीटा में इसका दूसरा रूट आ गया, क्योंकि कोफिशिएंट रियल है। तो दोनों रूट कॉमन हो गए, दोनों रूट कॉमन हो गए तो अपनी कहानी ये आ गई। बात चमकी कि नहीं चमकी। ए कॉमन रूट यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो वहां पर आपको चेक करना होता है कि एक रूट तो कॉमन है ही है, दूसरा रूट भी हमारा कॉमन हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि एक रूट यदि कॉमन हो तो कैसे डील करते हैं। तो बेटा यदि मान लेते हैं कि अल्फा कॉमन रूट है, यदि आपका अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा उन इक्वेशंस को बेटा सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करवा दो और दूसरे को सेटिस्फाई करवा दो। अब ये मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अल्फा निकाल लो और अल्फा की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप अल्फा के लिए मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपन निकालते तो अल्फा की ये वैल्यू आती है और इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये रिजल्ट आता है। आप ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो, ये रिजल्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं कि अल्फा उसका रूट होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा और जब सेटिस्फाई करेगा तो अपन इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे बेटा ऐसे क्वेश्चन आ गया कि kx² + 7x - 2 = 0, ठीक है, एंड x² - 3x + 4 3x + 2 = 0। इन दोनों का एक कॉमन रूट है, एक कॉमन रियल रूट है। तो देखो इसके इक्वेशन है 1 2, तो यदि 1 कॉमन हुआ तो 1 सेटिस्फाई करा दो, 2 कॉमन हुआ तो 2 सेटिस्फाई करा दो, ऐसे के की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान बन गया, ठीक है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक, क्लियर। अब बेटा इसमें अंदर एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है, ये पॉइंट जो है बहुत खतरनाक है कि fx = 0 और gx = 0 के यदि कुछ कॉमन रूट है, कुछ कॉमन रूट है तो वो सेम के सेम कॉमन रूट afx + bgx के भी होंगे या नहीं होंगे। सिंपल सी बात है बेटा, अल्फा यदि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो अल्फा को यहां रखोगे तो उसको भी तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं करेगा। तो fx और gx के लीनियर कॉम्बिनेशन से, fx और gx के कोई लीनियर कॉम्बिनेशन से जो नई इक्वेशन बनेगी उसको भी अल्फा सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर है बात, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, याद है आपको कॉन्सेप्ट कि हम जो y' = 0 डिफरेंशिएशन करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर आइडिया रखते हैं कि कहा जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर जो वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल की वो लीडिंग टर्म से डिटरमाइन होती है, बाकी के टर्म को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब उनको अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से इजीली प्लॉट कर सकते हैं। वो पॉइंट जहां पे y' 0 होता है उसको हम बोलते हैं कि वहां पर आपके ये जो है
क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए या फिर वहां पर ग्राफ आपका टर्न करता है बच्चों। जैसे कि बेटा कोई बोले कि आपका वाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 आ गया, तो बेटा हम क्या कहेंगे, वाई डैश ये आ गया, इसके दो वेक्टर हो गए, तो आपको ये पता चल गया कि इसका जो ग्राफ होगा वो 1 और 2 पर टर्न करेगा। अब वाई डैश यदि ये आ गया तो मेरा वाई क्या था, उस बात की कहानी आती है। तो वाई मेरा लेट से x³ माइनस 3x² 2 + 2x था लेट से, तो मेरा ये था। तो 1 पर वैल्यू निकालेंगे, तो 1 पर वैल्यू निकाली तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई, 2 पर वैल्यू निकाली तो 2 पर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आई, 2 पर भी। ग्राफ पहले क्या करेगा, देखो वाई डैश के अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकाल सकते हैं। x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो -∞ पे -∞ इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया। तो इस प्रकार की कहानी मेरी बन सकती है बच्चों। तो ये मेरा टेंटेटिव ग्राफ बन जाता है क्यूबिक के पॉलिनोमियल का। किसी बच्चे को डाउट इसके अंदर कि भाई क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं? ठीक है, मतलब क्यूबिक का हो गया, 4 डिग्री का हो गया, ये सारे ग्राफ बनाए जा सकते हैं। तो जल्दी से बच्चा बताओ कि ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ क्या होगा और इसके यहाँ पर कितने जीरोज होंगे, कितने पॉजिटिव जीरोज होंगे, इस बारे में कमेंट कीजिए। क्या होगा बेटा? देखो बेटा, यहाँ पर यदि मैं dy/dx निकाल रहा हूँ तो वो आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके लिया है इस टाइप का कि 36x² माइनस का 8x माइनस का 3, इसके रूट्स निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। dy/dx कहाँ पे 0 हो रहा है, दिक्कत आ रही है। तो इसके रूट्स मतलब अच्छे नहीं आ रहे, आसानी से फैक्टर हो जाते तो उसको अपन इसी तरीके से करते हैं, तो दिक्कत आ रही है। तो जब भी इस प्रकार की कहानी हो कि dy/dx के अच्छे फैक्टर नहीं हो रहे हो, तो वहां पर आप ओरिजिनल इक्वेशन के फैक्टर के बारे में सोचो। तो बेटा यहाँ से 4x² यदि मैं कॉमन लेता हूं तो आई एम गेटिंग एज 3x-1, और यहाँ पर देखो -1 कॉमन ले लिया तो 3x-1। तो आपके यहाँ पर देखिए 3x-1 इंटू 4x² - 1 विल गिव अस 2x+1 इंटू 2x-1। यदि आपने ओरिजिनल इक्वेशन के ही फैक्टर निकाल दिए, यदि कहीं पर dy/dx करने में दिक्कत आ रही है, मतलब dy/dx के फैक्टर इजीली नहीं हो रहे हैं, तो ओरिजिनल इक्वेशन के फैक्टर हो रहे होंगे। अब बेटा देखो, ओरिजिनल इक्वेशन के फैक्टर हो रहे हैं तो अभी अपन डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं ओरिजिनल इक्वेशन के फैक्टर से, कि ओरिजिनल इक्वेशन -1/2, 1/3 एंड 1/2 इन पॉइंट्स के ऊपर 0 होगी। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव, तो देखो ग्राफ इससे पास करेगा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। तो टेंटेटिव मेरा ग्राफ ये होगा। आप देख सकते हो कि ये पॉइंट अल्फा है, ये पॉइंट बीटा है, जहां पर आपके डिफरेंशिएशन 0 होंगे। आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन को 0 करके निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि अल्फा बीटा पर क्या वैल्यू आई, ठीक है, निकाल सकते हैं अपन इनको। ठीक है, तो इस प्रकार की अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरो की पॉजिटिव रूट्स कितने हुए, तो एक 1/3 एक 1/2, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस आर इक्वल टू 2। इज दिस पॉइंट क्लियर? कि कई बार देखो ग्राफ बनाने के दो तरीके, या तो मैं dy/dx से अप्रोच करूं या फिर मैं ओरिजिनल इक्वेशन के फैक्टर करूं। तो क्या करते हैं हम लोग जनरली, क्या करते हैं, तो फैक्टर ऑब्जर्व हो जाए डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, यदि फैक्टर ऑब्जर्व नहीं होते तो क्या करते हैं? ठीक है, जैसे कि मैं बेटा एक बात करूं आपसे यहाँ पर, कि कोई आपको यदि बोले कि आप y इक्वल टू x-1, x-2, x-3 इसका ग्राफ बनाओ, तो आप इजीली प्लॉट कर दोगे कि बेटा यहाँ पर मेरे पास 3 रूट है 1 2 3, और मैं पता है इनको क्यूबिक क्यूबिक आएगी, क्यूबिक का कोफिशिएंट 1 होगा। चमका कि नहीं चमका? ग्राफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट हियर?
ठीक है, चलो बच्चों मुझे बताओ, यदि मैं इसमें x-1 का स्क्वायर कर देता तो ग्राफ कैसा होता? बताओ क्या चेंजेस होते हैं यदि मैं x-1 का स्क्वायर कर देता? क्या होगा बेटा? देखो बेटा यहाँ पर 4 डिग्री बन गई, यहाँ पर देखो 1 का रिपीटेड रूट होगा। 4 डिग्री में माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू x⁴ पॉजिटिव है, तो ऊपर से आएगा ग्राफ, तो ऊपर से आएगा ग्राफ। तो यहाँ पर ग्राफ जो है ना वो क्रॉस नहीं करेगा। जब रिपीटेड रूट होता है तो ग्राफ टच करते हुए आता है, तो यहाँ पे 2 रूट हो गए, ये टच करते हुए ऊपर चला गया। अब 2 पर सिंगल रूट है तो ये टर्न करेगा, ऐसा आया। 3 पर सिंगल रूट है तो टर्न करेगा, ऐसे चला जाएगा। और ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो डिफरेंशिएशन एक तो यहाँ जीरो होगा, एक यहाँ जीरो होगा और एक यहाँ जीरो होगा, 3 जगह डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो जिस फैक्टर का स्क्वायर होता है उसके रिपीट डिफरेंशिएशन भी वहां पर जीरो होता है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर डिग्री का फर्क पड़ता है। तो किसी भी फैक्टर की यदि डिग्री इवन है तो वहां पे ग्राफ टर्न, मतलब उसी डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा। और किसी फैक्टर की यदि डिग्री ऑड है तो वहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। क्रॉस करेगा या नहीं करेगा वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो जो फैक्टर है उसकी पावर ऑड है या नहीं, ओरिजिनल फैक्टर के। ठीक है, तो बच्चों कुछ एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, जनरल क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक के ऊपर, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। तो जल्दी से इनको क्रैक करके बताइए कि क्या आंसर आपका यहाँ पर आने वाला है बच्चों। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ABCD इनमें से क्या आंसर होगा? बेटा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपको 4 डिग्री की कोई भी इक्वेशन है, 4 डिग्री इक्वेशन को अपन बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन। मतलब ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, ये होती है आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 4 डिग्री का इक्वेशन। ठीक है, 4 डिग्री इक्वेशन में आपके पास 5 कोफिशिएंट होते हैं, A B C D E, ये 5 कोफिशिएंट आपके पास होंगे, होंगे या नहीं होंगे जल्दी से मेरे को बताओ। 4 डिग्री इक्वेशन में ये 5 कोफिशिएंट बच्चों आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, अब जब आपके पास ये 5 कोफिशिएंट आए और ये जो कोफिशिएंट है ये बोले गए हैं कि -9 -5 3 4 7 इनमें से है, -9 -5 3 4 7।
ठीक है, अब बताइए ये 5 कोफिशिएंट भी है, आपको बात करनी कि इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। बेटा मैंने क्या किया, कुछ भी दिमाग नहीं लग रहा था, दिमाग नहीं लग रहा था, दिमाग नहीं लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही ऑब्जर्व किया कि इन सबका सम कितना है। इन सबका जो सम है बेटा, वो मेरा जीरो के इक्वल आया कि नहीं आया, बताओ मेरे को। जीरो के इक्वल आ गया, मतलब सम कब आएगा, यदि मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, मुझे नहीं पता a कौन सा इनमें से, लेकिन ए बी सी डी ई में से यही अरेंजमेंट हो रहे हैं इनका। भाई ए में a इनमें से कुछ होगा, b कुछ होगा, डी बचा हुआ होगा, ई बचा हुआ होगा या नहीं होगा। तो इन सब का मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है। ए बी सी डी ई रियल है या नहीं, एक रूट रियल आ गया तो दूसरा रूट भी रियल होगा। क्यों भाई, मैक्सिमम 2 रूट इमेजिनरी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 रूट तो इमेजिनरी हो नहीं सकते। तो 3 रूट इमेजिनरी हो नहीं सकते तो मैं क्या कहूंगा कि कम से कम मेरे पास एटलीस्ट 2 रियल रूट की कंडीशन आई या नहीं आई, कि मेरे पास कम से कम 2 रियल रूट होंगे या नहीं होंगे। हमारे पास एटलीस्ट 2 रियल रूट आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बात चमकी कि नहीं चमकी। एक रियल रूट आने से मैं ये श्योर हो गया कि 2 रियल रूट तो होंगे ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं एटलीस्ट, इसीलिए बोल रहे हम, लेकिन वो और डेटा पे डिपेंड करेंगे। तो मेरा बेस्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन, बताइए। टाइप कीजिए CGS, मतलब चमक गया सर। यदि आपको एक क्वेश्चन चमक गया है तो टाइप कीजिए CGS। हुआ क्लियर, चलिए आगे। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या कहानी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी जेई मेन में चांसेस बनते हैं कि आ सकते हैं। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ऐसे 2 इक्वेशन दिए, ज्यादा भी दे सकता है आपको। है नहीं, तो मैं पहले वाली क्वांटिटी का D1 निकाला मैंने, ताकि उसके बारे में कुछ कमेंट कर पाऊं, नहीं कर पा रहा मैं कुछ भी। दूसरी क्वांटिटी का मैंने D2 निकाला, उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा मैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि उनके डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम लोग कमेंट कर पाएंगे कि भैया अच्छा कि उसके रूट्स रियल है या इमेजिनरी, नहीं कर पा रहे। तो यहां पर क्या होता है कि कुछ ना कुछ आपको, आगे देखो Q प्लस एस दिया है यार, पर कहीं ना कहीं आपको इनको ऐड करना होगा। चलो करके देख लेते हैं क्या होगा। 2 डिस्क्रिमिनेंट पे ऐड करना होता है, 3 डिस्क्रिमिनेंट, 3 इक्वेशन होती, तो उसके लिए कुछ ना कुछ और डेटा जो होता है उसके अकॉर्डिंग सोचना होता है कि हम ओवरऑल D1 D2 D3 के बारे में कुछ कह सकते हैं या D1 D2 के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने इनको ऐड किया, तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स क्यू प्लस एस, 2 टाइम्स क्यू प्लस एस का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, दैट इज पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस का 2 PR, दैट इज इक्वल टू पी माइनस आर का होल स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है नहीं। अब बच्चों D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 2 क्वांटिटी है जिनका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आप क्या कह पाओगे बेटा, एटलीस्ट one of D1 D2 is पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव,
नॉन नेगेटिव, मतलब इनमें से कम एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, दोनों भी हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव, एक तो नेगेटिव नॉन नेगेटिव होगी, कम से कम एक, दोनों तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कम से कम एक होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग दो रूट आएंगे, मतलब वन ऑफ द इक्वेशन हैव एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स, या तो इसके एक रियल रूट होंगे या इसके रियल रूट होंगे। अब वो पता नहीं किसके होंगे, आइदर बोथ इक्वेशन है इमेजिनरी और बोथ इक्वेशन है रियल रूट, ये तो गलत हो गया। वन ऑफ द इक्वेशन है रियल रूट एंड अदर इक्वेशन है इमेजिनरी रूट, ये भी गलत हो गया। श्योर तो नहीं है, दूसरी इक्वेशन के भी रियल रूट हो सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन है इमेजिनरी रूट नहीं। बात चमकी कि नहीं चमकी बताओ, हमारा आंसर ए होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी जेई मेन के अंदर अच्छे क्वेश्चन यदि वो फ्रेम करना चाहे नेचर ऑफ रूट्स के, तो मल्टीपल इक्वेशंस की हेल्प से इस प्रकार के क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है प्यारे बच्चों। चलो बेटा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस लिए थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के एंड पे ही लिए, आसान क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, तो जल्दी से सोल्व करके बताइए क्या होगी कहानी। आ गया? क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कहानी होगी, क्या अप्रोच होगी? मैंने एक फंडामेंटल के दौरान आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करवाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 729, 9 क्यूब होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी क्यूब मतलब माइनस का 9 क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी। चेक करो गिवन रिलेशनशिप यही है क्या? ये तब होता है जब या तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो, या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू यदि 3 ABC है तो उसके दो रिजल्ट होते हैं। FOM1 वाला लेक्चर देखना, TRS1। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी पॉजिटिव है, चमकी बात। तो ये रिजल्ट आ गया, तो आपके पास आ गया कि ए प्लस बी माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स बोल रहा है अल्फा बीटा है, ठीक है अल्फा बीटा है। तो इसका एक रूट वन आ गया कि नहीं आ गया? भाई ये यदि है तो इसका एक रूट वन है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से इसका दूसरा रूट -9/a है। इसका एक रूट वन है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से दूसरा रूट ये है। एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा बोला उन्होंने, ठीक है चलो, अल्फा छोटा है बीटा से। एक ऐसा है बेटा ए पॉजिटिव है, तो ये जो रूट है ये नेगेटिव है, और ये वाला रूट कैसा है? पॉजिटिव है। तो अल्फा कौन सा होगा? अल्फा ये वाला अल्फा होगा और ये वाला बीटा होगा। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? अब आपको 4 बीटा माइनस ए अल्फा निकालना है, ठीक है। तो 4 बीटा, बीटा इज 1। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई थी, लेकिन ए अल्फा को उन्होंने सेटलमेंट कर दिया कि ए अल्फा की जगह रख दो -9/a। सो दिस इज 4 + 9, योर आंसर इज 13। चमकी की नहीं चमकी बात, क्लियर हुई कि नहीं हुई कहानी? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, चले आगे बढ़े। डन 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 डन। तो चलो बच्चों, एक जेई मेन 2015 में क्वेश्चन आया था, और ये जो पैटर्न का जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस में भी जेई मेन में 2 से 3 बार आ चुका है, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, तो वहां पर हो सकता है किसी न किसी क्वेश्चन में इस पैटर्न का क्वेश्चन वो फिर से टिका दे, पैटर्न का क्वेश्चन। आई बात, कुछ क्लियर हुई बात? अल्फा बीटा इसके रूट्स, इसके इक्वेशन के रूट्स है। A10, A10 इज व्हाट? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। तो आपको A10 माइनस 2A8 अपॉन ट्वाइस ऑफ A9। तो A10 मीन्स अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस डबल ऑफ A8। A8 इज अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ A9। A9 को एक बार छोड़ दो चलो। तो बेटा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म से आपको अल्फा की पावर 8 कॉमन आ रही है, तो यू विल बी गेटिंग अल्फा स्क्वायर माइनस 2। सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म से बीटा की पावर 8 कॉमन आई, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2। मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है? देखो अल्फा इसका एक रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इसकी वैल्यू 6 अल्फा के इक्वल होगी। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 2 इसकी वैल्यू 6 बीटा के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये दी मैं वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं, तो अल्फा की पावर 8 इंटू दिस, तो दिस इज 6 अल्फा माइनस बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ A9। ठीक है, तो ऊपर देखो आप, तो वो 6 टाइम्स A9 अपॉन ट्वाइस ऑफ A9, तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। चमका? तो इस प्रकार से अपन पैटर्न का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये यूज में लेना है, और ऐसे क्वेश्चन करोगे तो सॉल्व इजीली हो जाता है। ये सभी बच्चों को क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? ठीक है बच्चों, तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थियरी हमने पूरी कवर कर ली है, कुछ एग्जांपल्स हमने समझे यहाँ पर। तो जितने भी टाइप के एग्जांपल्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं उनकी फिर से प्रैक्टिस कर लेना, और इस सेशन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल चैप्टर है, तो इसका अप्लीकेशन बहुत है आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में। तो इस चैप्टर के हर पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है दोस्तों।